प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम से प्रदेशवासियों को 821 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत गुरु रविदास की जयंती पर श्रद्धांजलि की अर्पित। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। और प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टाला। हिसार के खेड़ी चौपटा गांव में किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर जाने की कोशिश में पुलिस पर किया पथराव। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। पीएम ने सहकारी क्षेत्र में 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहल के अंतर्गत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में 500 अतिरिक्त पैक्स की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अगले 5 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस विशाल परियोजना पर आने वाले वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। बहनों के खातों में जाना शुरू हुआ तो उसका एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन आया। अब तो हमारी सहकारी समितियां, हमारे पैक्स कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इसलिए अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी काम हो, जो भी पेमेंट्स हो, वो डिजिटली हो। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंक्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 18,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण से कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। देश में पैक्स का दायरा बढ़ाए जाने से वर्ष 2027 तक खाद्यान्न के 100% भंडारण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम से प्रदेशवासियों को 821 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की सौगात दी। सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। भविष्य में इनमें 3,600 एमबीबीएस छात्रों का एडमिशन होगा, जिससे हर गांव में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि 3 से 6 लाख की आय वाले व्यक्ति 4,000 रुपए देकर और 6 लाख से ऊपर कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपए देकर आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा हासिल कर सकता है। इसके अंतर्गत उनका 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल ही बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में 24% की बढ़ोतरी की गई है ताकि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी हरियाणा योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक शारीरिक टेस्ट किए जा चुके हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हम गांवों में हर व्यायामशाला के अंदर 3 कमरों का एक वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, जिसमें योग सहायकों को डाइटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में। हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के
साल का, उसको बढ़ाया, उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए और 36 लाख परिवार हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए करनाल में प्रदेश के पहले साझा बाजार का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले वर्ष महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में साझा बाजार खोलने की घोषणा की थी। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि समूहों की महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 जिलों में साझा बाजार के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। पहले चरण में बनने वाले इन साझा बाजारों में हर एक में 10 कैबिन बनाए जाएंगे और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे। इन कैबिनों का प्रत्येक दिन का किराया मात्र 100 रुपए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के तहत पूरे प्रदेश में 58,000 ग्रुप बनाए गए हैं। इन समूहों में 6 लाख महिलाएं सदस्यों के रूप में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। इसी चरण में केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के अनुसार प्रदेश भर में पहले चरण में 500 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को गांव के साथ साथ शहरों में भी और बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है। हर परिवार में खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़े, इनकी इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी प्रसिद्धि, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं, जिसमें से अध्ययन करने के बाद पाया गया है कि 1 लाख बहनें ऐसी हैं जिनका वार्षिक इनकम 1 लाख से अधिक है, अर्थात वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। अगले साल के कार्यक्रम में हमने तय किया है कि 2 लाख और बहनों को लखपति दीदी की श्रेणी में लाएंगे ताकि उनका इनकम बढ़े। और उसका एक कार्यक्रम ने शुरू किया है ड्रोन दीदी से। ड्रोन दीदी अर्थात जो ड्रोन की आवश्यकता आज हर विभाग में और प्राइवेटली भी किसानों को खास करके बहुत बड़ी आवश्यकता ये महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि समानता और सद्भाव पर आधारित गुरु रविदास का संदेश समाज की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। बात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रविदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु रविदास की जयंती पर अपने संदेश में एक्स पर कहा कि संत परंपरा के महान योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। आइए सभी मिलकर संकल्प लें कि समाज को श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा का मार्ग दर्शाने वाले गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का हम हमेशा अनुसरण करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज भिवानी के बवानीखेड़ा में संत गुरु रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु रविदास ने अंधविश्वास व आडंबर के खिलाफ आम जन को जागरूक करने का कार्य किया। ऐसे महान संत गुरु रविदास के जीवन आदर्शों पर चलते हुए राज्य सरकार ने कल पेश हुए हरियाणा सरकार के बजट में गुरु रविदास के स्मारक के लिए 5 एकड़ जमीन का प्रावधान किया है। साथ ही समाज के SC-BC वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक चौपालों की मुरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि दी है। 20% शहरी बूथों को छोड़कर सभी के बूथ योद्धा का जो संकल्प था वो कार्य पूरा कर पाए साथी, और मैं मानता हूँ कि इससे पार्टी संगठन की बूथ लेवल तक मजबूती और बढ़ी। कल बजट पेश किया गया था, क्या कहेंगे आपके गठबंधन सरकार के बजट? बहुत अच्छा बजट है। प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक सेक्टर को छूने का काम किया है। और मुझे तो खुशी है, आज रविदास जयंती है। कल हमारे बजट में 5 एकड़ पिपली के अंदर रविदास जी का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने बजट का पार्ट बनाया। मैं मानता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा वादा पूरा हुआ है, और इसके साथ 200 करोड़ रुपया SC-BC चौपाले जो बहुत लंबे समय से मरम्मत की मांग रखकर बैठी थी। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। कल हिसार जिला के खिड़ी चौपटा गांव में दोपहर बाद किसानों द्वारा पुलिस पर पथराव के बाद किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। ये किसान खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाना चाहते थे। पुलिस ने अपने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़े व हल्के बल का प्रयोग किया। इस झड़प में करीब 10 पुलिसकर्मी व 2 DSP घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी गांव मिर्चपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन के चलते ट्रकों की आवाजाही बाधित होने पर एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं आमजन को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखते हैं हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर का किसान आंदोलन से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई भी ट्रक दिल्ली के लिए नहीं गया है। किसान आंदोलन के चलते कोई भी ट्रक संचालक दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। जो ट्रक पहले निकले थे वो भी किसान आंदोलन की वजह से पहले पंजाब व हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें कुछ ट्रक चालक हरियाणा के यमुनानगर होते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसानों को जैसे ही इस रास्ते का पता चला तो जगह जगह किसानों ने नाके लगा दिए, जिससे कोई भी सामान दिल्ली नहीं जा रहा है, न ही दिल्ली से कोई कच्चा माल आ रहा है। प्रतिदिन ट्रक संचालकों को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अंबाला सिटी के पास स्थित शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवर्स का कहना है कि जब सरकार ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, तो इनको अब धरना प्रदर्शन बंद कर बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली तो उनको उठ जाना चाहिए, और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुका हुआ है। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अब इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम ये किसान है इतना, जो कि यहाँ JCB, हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं। उधर दिल्ली के निकट सोनीपत की राई में भी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों ने बताया कि किसान आंदोलन से उन्हें प्रतिदिन काफी नुकसान हो रहा है। इससे हमारा कोई भी जो रॉ मटेरियल है वो आ नहीं पा रहा है। जो भी गाड़ियां दिल्ली से हमारी आ रही हैं वो रास्ते में ही 3-3, 4-4 घंटे, एक तो सारे रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं। अगर जिस रास्ते में भी कोई गाड़ी घूम के आती है वो 3-3, 4-4 घंटे में गाड़ी आती है। रास्ते में CNG खत्म हो जाती है गाड़ियों की, गाड़ी वाले परेशान है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो काम धंधा है फैक्ट्री का वो भी आधा हो गया है। लेबर जो दिल्ली से आती है वो पहुंच नहीं पाती टाइम से। कोई बसों में आता है, बॉर्डर पे भी पैदल आता है, कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है दोपहर में। काम धंधे सब बेकार हो चुके हैं जी। रॉ मटेरियल की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं और लेबर से परेशान है, मालिक भी परेशान है। मालिक को 4-4, 5-5 दिन में फैक्ट्री नहीं आ पाते हैं।
3 घंटे रास्ते में जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में लगते हैं, 6 घंटे तो हमारे रास्ते में खराब हो जाते हैं। पिछले 10-12 दिनों से जो किसान आंदोलन के नाम की समस्याएं हो गई हैं, राई इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के तमाम इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। राई और कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम व्यापारी वर्ग दिल्ली से आता है और दिल्ली आने जाने का रास्ता सिंगू बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से दाएं बाएं के जो छोटे रास्ते हैं हाईवे की तुलना में वहां से हमें आने में लगभग दुगना समय लग रहा है, जिससे ईंधन की बर्बादी हो रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जींद जिले के ढाबी टेक सिंह गांव के प्रगतिशील किसान शमशेर सिंह प्राकृतिक खेती को अपनाकर न सिर्फ अपनी खेती की लागत को कम किया है, बल्कि खेती में खरपतवारों को कम करने का तरीका भी इजाद किया। शमशेर सिंह ने बताया कि वे 7 साल से गन्ने की खेती कर रहे हैं। खेतों में यूरिया खाद की जगह पशुओं के गोबर व लहसुन से खाद बनाकर खेत में डालते हैं, जिससे फसलों में कोई बीमारी नहीं आती और पैदावार भी ज़्यादा होती है। वे अपने खेत में गुड़ व शक्कर बनाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। लोग खुद खेत में ही उनके उत्पाद खरीदने पहुंच जाते हैं। शमशेर सिंह ने कहा कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदन बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी परंपरागत खेती की बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। एक अन्य किसान रणधीर सिंह ने बताया कि वे 2 साल से गन्ने की खेती कर रहे हैं। उर्वरक ना कोई पेस्टिसाइड कुछ भी, अगर जैसे मतलब पेस्टिसाइड के तौर पे जैसे अपने लहसुन हो गया, खेत में नॉन जो जानवर नहीं खाते उन चीज़ों का काढ़ा बना के या उनका स्प्रे कर दो खेत में। कोई मतलब मित्र कीट भी अपने बहुत हैं अपने खेत में, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने। मेरी प्रेफरेंस ये होती है मैं अपने खेत के प्रोडक्ट प्रोसेस करके बेचूँ। धान भी जैसे मैं अपनी प्रोसेस करके इनकी चावल निकाल के बेचता हूँ 150 रुपये किलो, 19 नंबर बासमती बेच। और कणक में देसी कणक में जैसे अपनी सोना मोती गेहूँ होगी 306 होगी, खेत में अपने ऑर्डर आ जाते हैं, यहीं से तोल देता हूँ मैं। गन्ना मेरा जैसे यहाँ गुड़ बना के बेचता हूँ 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो शक्कर है, 120 रुपये किलो गुड़ है। कोल्लू का काम मैंने पिछले 3 साल से शुरू किया है और 1 एकड़ में 200 क्विंटल गन्ना होता है और 10 की रिकवरी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 20 क्विंटल गुड़ निकल जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड़ शक्कर पिछले साल भी पूरे साल बरत के देखा जी, अब भी देखने लग रहे हैं, रिश्तेदारों में भी पहुँचाया तो बहुत ही टॉप क्वालिटी का माल बनता है जी इसमें। मैंने तो ये लगता है जी और फसल बोना तो बेवकूफ़ी लगा है जी इस एरिया में। वैसे दुनिया देखम देख चल रही है। 2 कनाल है जैसे जिस 2 कनाल में जी मैं जीरी धान करता तो पूरे साल की इसमें मान लो 2 कनाल में 40,000 की हो जाती, अब गुड़ 65,000 का है जी, उससे तो बढ़ के ही है जी। वहीं कृषि विभाग के एटीएम राजेश कौशिक ने बताया कि किसान शमशेर सिंह पिछले लंबे समय से विभाग से जुड़कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी परंपरागत खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण अपनाने की अपील की। जो प्रधानमंत्री जियों का सपना है, उन्होंने एक प्राकृतिक खेती के ऊपर, देसी गाय के ऊपर 25,000 रुपये और अगर कोई प्राकृतिक खेती करता है तो उसके ऊपर जो है ड्रम लेने के ऊपर 3,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है और 4,000 रुपये प्रति डी प्लॉट का खर्चा इनको दिया जाता है, जिसमें हम कसी कसोले और जो खुरपी है और गेहूँ जो प्राकृतिक है 306 या बंसी, उनके बिल हम इनसे लेते हैं। और भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के बजट को शानदार बताते हुए कहा कि 9 साल से बिना नया टैक्स लगाए हर साल बजट को बढ़ाया गया है। ये सब सरकार के अच्छे वित्तीय प्रबंधन की बदौलत संभव हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर शानदार बजट पेश किया। वहीं राजस्थान के 3 जिलों को हरियाणा से पानी देने पर उन्होंने कहा कि ये वो पानी होगा जो बारिश के समय हरियाणा में बाढ़ लाता है। अभी ताजेवाला हेड से हरियाणा को 18,000 क्यूसेक पानी मिलता है, जिसे बढ़ाने के लिए नहरों की मॉडलिंग की गई है। इसके बाद हरियाणा में 25,000 क्यूसेक पानी ही आ सकता है, पर बारिश के समय राजस्थान को जो पानी दिया जाएगा वो ताजेवाला हेड से पाइपलाइन बिछाकर दिया जाएगा। साथ ही भिवानी के लिए भी एक पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे जिले की कायापलट होगी। जो पानी हमारी नहरों में चल रहा है
उसमें से तो हम नहीं देंगे। हमारी नहरों में इस वक्त 18,000 क्यूसेक पानी चलता है ताजेवाला से। फिर हमने अपनी नहरों को और डिजाइन कर रखा, प्लानिंग कर रखी के लिए 5-4 साल में 18,000 को बढ़ा के हमने पंप हाउस बदलेंगे, कुछ नहरों निकालेंगे, जमुना की रिमॉडलिंग करेंगे, उसको 24,000 तक ले जाना है। आज के दिन 18,000 की कैपेसिटी से ज्यादा पानी हमारी नहरें नहीं ले पाए। 24,000 की हमारी एक प्लानिंग है अगले 5-4 साल में। हमने फिर उनको कहा भी जब 24,000 से ज्यादा पानी होगा तब हम आपको पानी दे देंगे। जेपी दलाल ने इस दौरान किसान आंदोलन पर कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा 14 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल व पंजाब सरकार अपने किसानों का समाधान करें, हरियाणा को रणभूमि न बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार व किसान लचीलापन अपनाएं और बातचीत से समाधान निकालें। पूरे देश में हमारे से हम गेहूं खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, बाजरे का भावांतर देते हैं, खरीदते हैं, सरसों खरीदते हैं। मोटी मोटी तो 4-5 ही फसल है। आप ईमानदारी से बता दो कि हमने सरसों नहीं खरीदी क्या? पंजाब वाले हमारे बराबर करते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि वो अपने किसान का ध्यान रखें। जो उन्होंने वायदा किया था कि हम खरीदेंगे वो करवा ले। हमारे यहाँ रणभूमि बनाने के बजाय जो वहाँ का मुद्दा है वहाँ सुलझाएं। हरियाणा का तो कोई मुद्दा पंजाब वालों से है नहीं। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। फिर दूसरी है कि केंद्र सरकार बार बार कहती है कि बात करो, 3 मंत्रियों की कमेटी बना रखी है। उन्होंने ये ऑफर भी दी थी कि 5 फसलों का कर लो, बात करें, अब फिर कहीं और बात कर लो। मैं समझता हूँ कि मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कल विधानसभा में पेश किए गए बजट पर प्रदेशवासियों ने खुशी जताई है। बजट में विभिन्न वर्गों के लिए अनेक नई योजनाओं की घोषणा की गई है। हिसार निवासियों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का इस बार का बजट बहुआयामी है, जिससे आमजन को काफी लाभ पहुंचेगा। सरकार इस बार के बजट में बहुत सी योजनाएं आम लोगों को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों के 1000 किलोमीटर तक रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उड्डयन महाविद्यालय की सौगात भी प्रदेश के युवाओं को इस बजट में मिली है। सिसाई गांव में आईटीआई खोलने की बड़ी घोषणा से युवाओं को रोजगार परक कोर्स करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 400 और खेल नर्सरियां बनेंगी, जिससे खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। 6 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सरकार का ये सराहनीय कदम है। जिसमें से खुशी की बात यह है कि एक आईटीआई हिसार में भी खुलने जा रही है, जिसमें युवाओं को मेक इन इंडिया के तहत उनको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आगे उनको अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। और जैसा मैंने भी पहले भी बताया कि हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय भी बनने जा रहा है, जिससे एक नई स्किल हिसार के युवाओं को सीखने को मिलेगी। सरकार ने गरीब परिवार जो 1 लाख से कम सालाना इनकम वाले हैं उनको 1000 किलोमीटर तक की बस यात्रा फ्री कर दी है। इससे उनको जो छोटे मोटे फंक्शन सिर्फ किराए की वजह से मिस कर देते थे, उनको किराया फ्री होने से वो अपने दुख सुख में किसी परिवार के साथ मिलजुल सकते। गरीब परिवारों के लिए जो घोषणा हुई है सबसे बड़ी कि गरीब परिवारों को 2,79,000 फ्लैट और या प्लाट मुफ्त में दिए जाएंगे आने वाले 6 महीनों में। इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। हर इंसान का, हर परिवार का सपना होता है अपना खुद का मकान हो, और ये भाई मनोहर लाल जी की तरफ से सबसे बड़ी गरीबों को सौगात है कि 10,000 युवकों को कोई प्रशिक्षण देके उनको ठेकेदार की में ट्रेनिंग दी जाएगी और 50,000 युवकों को मतलब अच्छा लगा, मतलब नए नए जैसे सीखेंगे, जिससे बेरोजगारी दूर होगी, नई नई नौकरियां लोगों को मिलेगी। 400 खेल नर्सरियां अलग अलग जिलों में बनेंगी, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। रेलवे विभाग ने स्कूली बच्चों को रेलवे के इतिहास से रूबरू करवाने और उन्हें रेलवे की जानकारियां देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई थीं। विकसित भारत विकसित रेल विषय पर करवाई गई इस प्रतियोगिता में अलग अलग जिलों के सरकारी विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। कुरुक्षेत्र के अमीन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने भी इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता छात्राओं ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से उनके ज्ञान में काफी वृद्धि हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। छात्राओं ने कहा कि आज हमारे देश की रेल सेवाएं बहुत अच्छी हैं।
निबंध लिखा था, उससे हमें काफ़ी नॉलेज मिली और इसका टॉपिक था विकसित भारत और विकसित रेल। हमें इसमें विकसित रेलवे के बारे में, जो हमारे इंडिया में जो रेलें हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। जो हमारी रेलवे प्रणाली है वो काफ़ी उन्नत है, उसकी वजह से हमारे व्यापार में बढ़ावा मिला है। विकसित भारत विकसित रेल के अंतर्गत मैंने पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया और मैं इस कंपटीशन में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। मैंने अपनी पेंटिंग में यह दर्शाया कि जो आम आदमी आजकल मोटर बाइक कार नहीं खरीद पाते, वो रेल में अपनी यात्रा आसानी से कर रहे हैं। विकसित भारत और विकसित रेल के ऊपर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मतलब रेलवे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हमारे रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। स्कूल की प्राचार्य कमल बत्रा ने कहा कि बच्चों को रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं और विकसित भारत की विकसित रेल के संबंध में जागरूकता के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की प्रभारी प्राध्यापिका भावना तनेजा ने बताया कि रेल भारत की जीवन रेखा है। तकनीक और सुविधाओं की दृष्टि से भारतीय रेल आज उच्चता के शिखर पर है। विकसित भारत की विकसित रेल विषय पर ड्राइंग, निबंध, काव्य और वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। में बच्चे जितना जाने उतना ही बहुत उनकी जो सामान्य ज्ञान है वो बढ़ता है इससे। तो विद्यालय में ऐसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन और एलोकेशन कंपटीशन ये कराए गए और जिसमें विद्यार्थियों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने बड़े अच्छे से उत्साहपूर्वक भाग लिया और जो भी उसके बारे में जितनी भी बच्चों को जानकारी मिली इस प्रतियोगिता के जरिए वो बहुत ही अच्छी थी। निबंध में, स्पीच में, पेंटिंग में बच्चों ने दर्शाया कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारी रेल में किस प्रकार सुधार हुआ, क्या क्या नई इसमें तकनीकें विकसित हुई हैं और किस प्रकार हमारी रेल जो है यूरोपीय देशों की जो रेलवे नेटवर्क है उनको मात देने लगी है। अब तो बुलेट ट्रेन जो पहले हमारे लिए सपना था, वो भारत में आम जन उसमें ट्रैवल कर रहा है और बहुत ही आसानी से कम किराए पे हम यातायात का एक साधन है हमारा ये। रेलवे विभाग द्वारा विकसित भारत विकसित रेल विषय पर आयोजित करवाई गई प्रतियोगिता में अंबाला के बराड़ा स्थित मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल की अध्यापिका अनुराधा गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में निबंध, भाषण एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के करीब 100 विद्यार्थियों ने अलग अलग श्रेणियों में भाग लिया और 18 विद्यार्थी विजेता बने। करीबन 100 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और जिसमें हमारे स्कूल के 18 बच्चे चुने गए। इसका मेन जो उद्देश्य था कि 2047 में रेलवे कितना विकसित होगा और इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन रेलवे के द्वारा हमारे स्कूल में करवाया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को यह पता चला कि अगर हमारे देश को विकसित करना है तो रेलवे को भी विकसित होना हो। विजेता विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेकर काफी खुशी हो रही है। ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्रों का मनोबल बढ़ता है। इससे हमें रेलवे के बारे में अनेक जानकारियां मिली। उन्होंने बताया कि आज हमारा देश विकास कर रहा है, जिसमें रेलवे की अहम भूमिका है। इस प्रतियोगिता के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं। हुई थी जिसमें मैंने स्लोगन में भाग लिया था और मेरी पोजीशन सेकंड आई है। मैंने स्लोगन में लिखा था, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होगी चहु और भारत विश्व गुरु बनेगा, सब देखेंगे इसकी ओर। प्रतियोगिता पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सन 1853 में जब रेलवे की पहली बार शुरुआत हुई थी तो वो इतने विकसित नहीं थे, पर 2047 हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी का यह एक विजन है कि 2047 में हम एक विकसित भारत को बनाए, जिसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। माय विजन फॉर इंडिया 2047, इसमें हमारे स्कूल में चित्रकला की प्रतियोगिता हुई, जिसमें मैंने हमारा देश कैसे विकसित हो सकता है इसके ऊपर पेंटिंग दर्शाई है, जिसमें मैंने दिखाया है कि मेरा भारत आगे बहुत विकसित होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करेगा। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि रेल विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें बच्चों ने भारी उत्साह दिखाया।
26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 554 रेलवे स्टेशन तथा 1,500 आरओबी व आरयूबी देश को समर्पित करेंगे, जिनमें अंबाला मंडल के 7 आरओबी और आरयूबी शामिल हैं। राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अंबाला मंडल के अंतर्गत भी 7 आरओबी और आरयूबी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। इस आयोजन के तहत मंडल कार्यालय अंबाला ने विभिन्न स्कूलों में 2047 का विकसित भारत और रेलवे विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग, स्लोगन राइटिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।